बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल और इस्लामाबाद मार्च के लिए पीटीआई की भरपूर तैयारी जो है वो इस वक्त जारी है और बुशरा बीबी मुतहर्रिक हैं, अहकामात भी जारी कर रही हैं और वो अहकामात बानी पीटीआई के पैगामात की सूरत में हैं। इजलास में जिहाद जिहाद के नारे भी लग रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर इक़दामात कर रही है। जैसे हमने देखा कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और इसके तहत अब किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। दूसरी तरफ पीटीआई सरकर्दा रहनुमाओं पर अदालती सख्तियाँ बज़ाहिर जो हैं वो अब शुरू होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। जबकि रावलपिंडी की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है उसने बानी पीटीआई समेत कई रहनुमाओं पर GHQ हमला केस में बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो 24 नवंबर का एहतजाज होने जा रहा है ये क्या कोई तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकता है? जिस तरह से हालात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। शामी साहब, सर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो हम देख रहे थे कि एक रोज़ दो रोज़ पहले गिला शिकवा कर रहे थे अपनी ही क़यादत से, अपने ही लोगों से, कि उनसे जो है वो मुशावरत नहीं की जा रही और आज उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं सर उनके गिले को, उनके शिकवे को, कितना जायज़ है? देखें, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं जी, यानी इमरान खान साहब के बाद दूसरे बड़े ओहदेदार हैं। जब जावेद हाशमी साहब पीटीआई में शामिल हुए थे तो उन्हें सदर बनाया गया था। वो पीटीआई के सदर थे और लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वाइस चेयरमैन के तौर पर ये बात बताई गई थी कि खान साहब के बाद अगर पार्टी की सरबराही करेंगे तो वो करेंगे। तो अब जावेद हाशमी तो रुखसत हो गए पीटीआई से 2014 के धरने के नतीजे में। अगरचे अब वो कुछ ना कुछ उनके मामलात बेहतर हो चुके हैं, इमरान खान साहब से कुछ मोहब्बत का इजहार वो करते रहते हैं। लेकिन शाह साहब जो हैं वो ख़ुद, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी वो भी पीटीआई में हैं, उनकी बेटी जो हैं मेहर कुरैशी वो भी पीटीआई में हैं जी। और ये पूरा ख़ानदान जो है तन मन धन से पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो शाह महमूद हैं वो जेल में हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो। वो जेल में, कोई आज तक हमने खबर नहीं सुनी कि पीटीआई का कोई ज़िम्मेदार, खा वो चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल हो, कोई कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हो या पंजाब असम्बली का कोई ज़िम्मेदार हो, कोई शख्स उनसे कभी मिला नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं पीटीआई के जिन पर आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जिनमें एजाज चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और सरफराज चीमा हैं और शायद महमूद रशीद भी हैं जी। तो ये सारे लोग जो हैं इनके बारे में भी बहुत कम जिक्र आता है और पीटीआई के बयानात में, उनकी सरगर्मियों में, उनके वर्कर्स के इज्तिमात में बहुत कम इन लोगों का नाम लिया जाता है। तो आज आप ये देखिए कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, इससे तवक्को ये की जाती है कि ये जो मुकदमात इसमें दायर हों ये उनका तेज़ रफ्तारी से समात हो और बहुत बर्क़ रफ्तारी के साथ चंद हफ्तों के अंदर समात मुकम्मल हो जाए और या तो मुल्ज़िम बरी हो जाए या उनको सज़ा दे दी जाए। सही। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और अब यहाँ फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है और ये लोग सब गिरफ़्तार हैं। इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें भी मंजूर नहीं हुई, यानी ये एक कैद भुगत रहे हैं और मुकदमा जो है वो चींटी की रफ्तार से चल रहा है। तो आज दोबारा आप देखते हैं फ़र्द जुर्म
और अगरचे सारे मुलजमों ने सेहत से इनकार किया जी है, हाँ, सेहत जुर्म से इनकार लेकिन बहरहाल मुकदमा अब आगे बढ़ेगा और पता नहीं कितने माह और लग जाएंगे। तो और शाह साहब ने तो शिकवा भी किया है अपने साथियों से कि भाई खुदा के बंदो, कभी इधर भी आ जाओ, कभी हमारी तरफ भी झांक के देख लो, कभी हमसे भी कोई मशवरा कर लो। शामी साहब, वजह क्या है जो बानी ना पीटीआई ने जो 4 मुतालबात किए और वो अलीमा खान साहिबा ने आकर बाहर बताए थे? जी जी सर, तो उन्होंने तो कर दिया ना मुतालबा। ये मुतालबा उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि शाह महमूद कुरैशी से कोई मिलने न जाए, नाम नहीं लिया या किसी ये तो कोई उन्होंने हदायत जारी नहीं की ना। तो फिर ये देखिए कि ये जो जमात पीटीआई है, इसमें इमरान खान साहब की एक परस्तश करने वाले मौजूद हैं। ठीक है, वो अपने लीडर से जिस तरह भी वाबस्ता हो, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर जमात के तौर पर अब काम कर रहे हैं तो फिर दूसरे लोगों की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए ना। जो लोग कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और जो लोग तवील अरसे से जेलों का मज़ा चख रहे हैं, उनका आप नाम भी ना लें, उनकी किसी को सुन गुन भी ना हो कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, तो ये तो बड़ा एक अफसोसनाक मंजर है। तो बहरहाल अब ये मुकदमा आगे चलेगा तो फिर मालूम होगा कि क्या गुजरती है शाह महमूद साहब पर, उनको सज़ा होती है या वो बरी होते हैं, और उनके साथ जो लोग हैं अब वो भी ज़ाहिर है कि बड़े पुराने कारकुन हैं और उनको भी इसी तरीके से सलूक हो रहा है। तो जल्दी से आपको फैसला करें ताकि मामला आर हो या पार हो। और शामी साहब, जो दूसरा जो मैंने जिक्र किया शुरू में कि GHQ हमला केस है, उसमें बानी पीटीआई समेत पीटीआई के जो रहनुमा उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, सदाकत अब्बासी हैं, शेख रशीद, बशारत राजा और कुछ दीगर भी नामजद हैं। इनके अब बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये भी आप इसी तनाजुर में देख रहे हैं, या ये जो बिल्कुल ड्यू कोर्स है अदालत का, वो अपने मामला को खुद फॉलो करता हुआ यहाँ तक ला रहा है? देखिए, अदालत की जो कार्रवाई है उस पर तो हम कोई उसका जायज़ा तो नहीं ले सकते, मगर इसमें तो खास साहब तो जेल में हैं, वो कहाँ बैरून मुल्क जाएंगे। और दूसरे लोग जो हैं वो भी, अगर आप उनके तेज़ी से अपना फ़ैसला करें, उनके मुकदमात जो हैं उनका फ़ैसला करें। तो 1900 के करीब लोग जो हैं गिरफ्तार हुए थे जी, और उनके बाद अब पता नहीं कितनों पे मुकदमा चला है, कितनों पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जिन लोगों के फ़ौजी अदालत में मुकदमात गए हैं उनकी समाअत तो जारी रखें, लेकिन फ़ैसला न सुनाएं। तो अब ये भी बताएं, सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अब तो चीफ जस्टिस रुख्सत हो गए, नए चीफ जस्टिस आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया, कहा जी अब मुकदमात तेज़ रफ्तारी से फैसला होंगे। तो भाई ये जो लोग पीटीआई के गिरफ्तार हैं, जिसमें हमारे भतीजे हसानुल्लाह वक्कास हसानुल्लाह खान भी शामिल है, हसान नियाजी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बेटे, वो भाई आप इनके सुप्रीम कोर्ट ये इनके ऊपर जो एक उन्होंने पाबंदी लगाई है अदालतों पर, इसे ख़त्म करें। अगर वहाँ इनके को मुकदमों की समाअत हुई है तो उसका फैसला सुनाए कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनका मामला चुकाए, पर किसी तरीके से तो आर या पार तो हो ना। अब ये दरमियान में लटके हुए हैं, मुअल्लक़ हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अब इसी तरीके से अगर अदालत ने किसी मुकदमे में ये कहा है कि ये लोग बाहर ना जाएं, तो इस बात की अहमियत नहीं है। बुनियादी बात यह है वो कौन सा बेचारे बाहर जा रहे हैं, बुनियादी बात यह है कि आप फैसला करें, आप मुकदमे को निपटाएं, लेकिन ताकि फिर आगे अपील दायर हो सके और सुनवाई हो सके। शामी साहब, शेख रशीद साहब फरमा रहे थे, वैसे तो फिर उन्होंने एक नई तारीख दे दी है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि जी 102 मुलजिम ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वकील ही नहीं किए, और वो खुद ILF वालों से, इंसाफ लॉयर्स जो फोरम है, उससे कह रहे हैं कि भाई आप अपने वकालतनामे जमा कराएं, यानी कि अपने लोग आगे आएँ इन लोगों को, यानी कि इनके केसेस को परसू करने के लिए। अब देखें ना, बानी जो PTI के बानी चेयरमैन हैं, उनके तो वकीलों के कतारें लगी रहती हैं, बिल्कुल। मगर अब ये जो कारकुन हैं, अब ये जो लोग इस वक्त जो PTI के ओहदेदार मौजूद हैं, जो उनके चेयरमैन हैं, जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं,
और सलमान अकरम रजा साहब जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, देखिए वो तो खुद एक बड़े नामी गिरामी वकील हैं। तो ये इनको चाहिए कि जो कारकुन हैं सारे, उनको वकालत की सहूलत मुहैया करें, लोगों के ज़िम्मे लगाएं ताकि उनके भी मुकदमे लड़े जा सके। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि कारकुन ऐसे हैं कई बेचारे के वो तंग दस्ती का शिकार हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, पार्टी जो है वो उनकी दस्तगीरी नहीं कर रही। और कई तो ऐसे मेरे पास ऐसी शिकायत आई हैं कि कईयों को तो फिर जो पुलिस है उसने उनसे पता नहीं क्या क्या कुछ हत्याया है और किस तरीके से उनको परेशान किया है। और आप ये तफसीलात इकट्ठी की जाएं, वो ऐसा भी ट्रिब्यूनल बने जो इन लोगों पर जो गुजरी है कारकुनों पर उसका जायज़ा ले और किस तरीके से उनको किन मुख्तलिफ हथकंडों का निशाना बनाया गया है, किस तरीके से उनसे पैसे बटोरे गए हैं, किस तरह से उन पर मुकदमे बनाए गए हैं या मुकदमों की धमकियां दी गई हैं और किस तरीके से यानी छापे मारे गए हैं और घरों में तोड़फोड़ की गई है। एक से एक बढ़ के कहानी मौजूद है और बड़ा शर्मनाक मनाजर जो हैं वो आंखों के सामने आते हैं जब हम उनकी बातें सुनते हैं। तो ये सारी अब ये हुकूमत पर भी लाजिम है ना, अगर किसी ने कानून शिकनी की है आप उस पर मुकदमा चलाएं, पार करें, देखो उसको हक के दिफा दें, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोगों को धमका के और उनसे यानी उनके भत्ता वसूल करें और फिर ये उनके घरों पे उनका जीना हराम कर दें और कोई बेचारा अपने जेवर बेच रहा हो और कोई बेचारा अपनी जायदादें बेच रहा हो ताकि ये मुकदमे जो हैं उनको भुगत सके और उनसे जान छुड़ा सके, तो ये कितने अफसोस की बात है। अब ना तो कोई इन लोगों की तफसील जमा हुई है, ना इनकी सारी जो इनके ऊपर गुजरी है उसकी कोई मुरतब किया गया है उसको, ना इनका पुरसाने हाल है। जो लोग गरीब कारकुन हैं उनको माली इमदाद फराहम करना भी तो पार्टी की जिम्मेदारी है। अगर आप लाखों करोड़ों रुपए जलसों पे लगा सकते हैं, मज़ारों पे लगा सकते हैं, तो अपने जो कारकुन हैं, जो बेचारे गरीब कारकुन पकड़े गए हैं, उनका भी तो आपको कोई और इस चीज को उनका भी तो कोई जायजा लेना चाहिए। हाँ, शामी साहब, उनके मसाइब का। जी हाँ, तो इसी चीज को ज़हन में रखते हुए अब उन्हें वकाला फराहम करने चाहिए। हाँ, अब इसी चीज को ज़हन में रखते हुए जाहिर है जो उनके कारकुनान हैं वो देख रहे होंगे ना कि जो अंदर हैं, खुद शेख साहब ये कह रहे हैं कि जी उनका पुरसाने हाल नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो गिला शिकवा कर रहे हैं, हमसे मुशावरत नहीं हो रही है। ऐसे में अब जाहिर है बुशरा बीबी तो कॉल दे रही हैं, ये वो कह रही हैं, बाकायदा हिकमत अमली जो है वो बता रही हैं, जो बानी पीटीआई अंदर से उन्होंने उनको बताई है और वहाँ जिहाद के नारे भी लगे हैं। तो आपको लगता है शामी साहब के लोग जो हैं वो इसके बावजूद ये सब कुछ देखते हैं, इसके बावजूद जो हैं वो तैयार होंगे, ख़ासतौर पे नौजवान कि हाँ जी हमने निकलना ही है बानी पीटीआई की कॉल पर? देखिए, बला रही है कि 10 अरकान असम्बली जो हैं यानी कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के, जी हाँ, जो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं वो उस इजलास में शरीक नहीं हुए जी, अगरचे कि उनका ये कहना है उन अरकान का कि हम तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हाँ जी, किसी ने ये नहीं कहा कि हम एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, बिल्कुल, लेकिन वहाँ वो आए नहीं हैं। जी हाँ, आतिफ खान साहब और थोड़ा इख्तलाफ का इजहार तो उन्होंने कर दिया। देखिए, अब हमारी जो मोहतरमा है बुशरा बीबी वो सरगर्म हैं, वो लोगों को कह रही हैं कि 5 से 10 हज़ार लोग आने चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि आप जब आपके रवाना हो काफ़िले तो उसकी वीडियो लें और वीडियो बनाएं जी जी, और वो भजवाएं, और फिर यह है कि जो बसें हैं और वो अगर उनमें लोग बैठे हुए हैं उनकी तस्वीरें खींच के भजवाएं। गोया एक एक बंदे का जायज़ा लिया जाएगा कि उसने कितने लोग फराहम किए हैं, कितने लोग लेके वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। और जो कहा जा रहा है कि जो इसमें कोताही से काम लेगा, खा वो सीनियर रुकन हो, खा वो पार्टी का पुराना आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। देखिए, एक एहतजाज जो है आइन के और कानून के दायरे में एहतजाज करना तो हर पार्टी का हक है, पीटीआई को भी उस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। और पीटीआई तो लगता ये है कि बेचारी बनी ही एहतजाज के लिए है। उसके कारकुनों को इतना सड़कों पे फैलाया गया है और सड़कों पे घुमाया गया है कि मेरा ख्याल किसी और पार्टी के
कारकुनों के हिस्से में ये लज्जत तो नहीं आई। पर अब मगर जो फ़ज़ा पैदा की गई है और जो अमीर गंडापुर साहब ने जिस तरह मरने और मारने की बातें की हैं, कफन बांधने की बातें की हैं, और फिर इजलासों में जिस तरीके से अल जहाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे तो फिर हुकूमत को ये मौका मिल रहा है ना कि वो रुकावटें खड़ी करे इस, और जो लोगों को ना आने दे। और एक तो उन्होंने दफ़ा 144 तो लगा दी है, लेकिन ये तो एक मामूली सा इक़दाम है। अब उसके बाद आगे भी कार्रवाइयाँ होंगी। तो गोया एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जिससे ये मालूम होता है कि कोई जंग का सामान है, कोई पानीपत की चौथी लड़ाई छिड़ने वाली है। हुकूमत जो इशारे दे रही है, जरा कोई नादर शाह या अहमद शाह जो है वो कोई हमलावर होने वाला है। तो ये जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है, ये तो एक यानी हमारी जो सियासी तारीख है इससे नाआशना है। और बुशरा बीबी को इसका भी जायज़ा लेना चाहिए। अगर उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है, और नहीं भी संभाली है तो जो खान साहब जायज़ा लें, वो भी तो आखिर जेल से बैठे हालात देख रहे होंगे कि ये जो जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है और ये लड़ने की बातें हो रही हैं और अल जहाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये उनके लिए मुफीद नहीं होगा। इससे जो माहौल ख़राब होगा और हुकूमत को ये मौका मिलेगा कि वो सख्त कार्रवाइयाँ करे, सख्ती से इस रोकने की कोशिश करे। फिर आप उस पर ये नहीं कह सकेंगे कि हुकूमत की कार्रवाइयाँ बिला जवाज़ हैं। सही है, ज़रा सुन लेते हैं शामी साहब, हुकूमत जो है उसका क्या इंदिया दे रही है, क्या यानी साहिबा ने क्या फरमाया इस सिलसिले में, जिन लोगों ने अल जहाद के नारे लगाए हैं सीएम हाउस में, ज़रा देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपकी सारी लीडरशिप अपने ख़ानदानों समेत, अपने बच्चों समेत मरने मारने के लिए फिर बाहर निकले और जहाद और अल जहाद के नारे लगाते हुए आए। हमें क्या एतराज़ है, करें फिर कि अगर रियासत के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया जाएगा तो फिर जहादियों के साथ, फसादियों के साथ जो होता है वही करेंगे। KPK जो है वो दहशत गर्दों की अमाजगा है। वो जो हम कोई गुलाम हैं फ़लाने हैं, वो उनके गुलामों के लेटर भी आ गए हैं कि जहाँ पर अमेरिकन फर्म्स जो है वो हायर की जा रही हैं कि खुदा का वास्ता इमरान खान को बचा लो। जी शामी साहब, वो कह रही हैं कि जिस तरह से निपटा जाता है ना फिर वैसे ही निपटा जाएगा। लेकिन एक जो पॉइंट आउट कर रही हैं अज़मा बुखारी साहिबा कि जी अपने ख़ानदान, अपने बच्चों समेत, ख्वाजा आसिफ साहब भी इससे पहले ये बात कह चुके हैं कि जी लाएं ना बुशरा बीबी अपने बच्चों को, अपने नवासियों को, पोतों पोतियों को। और ओन चौधरी साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए कि जी बानी PTI अपने बच्चों को लेकर आएँ। तो ये जो मुतालबा हुकूमत कर रही है सर, ये इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? ये तो भाई एक सियासी स्कोर किया जा रहा है ना। अच्छा, तो ये तो सियासी मामला, तो फिर इसे हम इसमें क्या कह सकते हैं। जाहिर है कि जब कोई एहतजाज होता है तो भाई मुस्लिम लीग नून के लीडर या किसी दूसरी जमात के लीडर वो भी तो अपने बच्चों को लेके नहीं आते ना। लेकिन क्योंकि यहाँ मुतालबा किया जा रहा है कारकुनों से कि नौजवान भी आएँ, ख़वातीन भी आएँ और पूरी कौम बाहर निकले, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने बच्चों को बुला लें। इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, वो तो इस वक्त लंदन में हैं और वहीं उन्होंने परवरिश पाई है, अपनी वालदा के साथ मुकीम है। मगर अब ये जो है कि उनसे कहना कि भाई आप अपने बच्चों को बुलाएं और दूसरे लीडर पे अपने बच्चे लेके आएँ, जब आप दूसरों के बच्चों को ये कहेंगे कि आप बाहर निकलें तो फिर लोग इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन बहरहाल इसका जवाब तो है PTI वाले दे सकते हैं और उनको देना चाहिए। शामी साहब, जब ये बुशरा बीबी एक्टिव हुई हैं तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी वो अमली सियासत में आ गई हैं। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे अपने शौहर को रिहा कराने के लिए जो उनका बयानिया है उसे हम पहुंचाने के लिए कि ये लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए सिर्फ आई हैं? और ये जो टारगेट दिया जा रहा है उनकी तरफ से, कहा जा रहा है कि जी 10,000 लाएँ, 5,000 लेकर आएँ, ये आपको पूरा होता दिखाई दे रहा है कि ये टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, बुशरा बीबी ने अभी तक तो सियासत में हिस्सा लेने का बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनकी जो सरगर्मियां हैं उनको अब गैर सियासी भी नहीं कह सकते। तो जो मेरा ख्याल खान साहब उनको हदायत दे रहे हैं उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर रही हैं। जो उनके पैगामात पहुंचाने हैं या कोई उनको मुनज़्ज़म करने में या उनको घरों से बाहर निकालने में जो उन्होंने कोई
यानी उनकी जो जिम्मेदारी लगाई गई है उसके मुताबिक वो काम कर रही हैं। अगर कोई ऐसा मौका आया कि इमरान खान साहब समझे कि उनकी जिम्मेदारी कोई ज़्यादा होनी चाहिए तो वो उसका फैसला भी कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी जो हैं वो तो मेरे ख्याल खान साहब के अहकामात की पाबंद हैं, जो वो उनको कहते जाएंगे वो करती जाएंगी। फ़िलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सियासत में शामिल हो गई हैं। हाँ, इमरान खान साहब के हवाले से वो मैदान में हैं और अलीमा खान जो हैं वो भी इसी हवाले से मैदान में हैं। तो जहाँ उनको हदायत दी जाएगी वो हरकत में आ जाएंगी, जहाँ इनको हदायत दी जाएगी ये सरगर्म हो जाएंगी। तो मसला तो सारा इस वक्त जो क़यादत है वो तो खान साहब के हिस्से में है, और जिसको जो वो किरदार पेश करेंगे और जो वो किरदार है उसको हदायत देंगे उसके मुताबिक वो अपना काम करता चला जाएगा। सर, किरदार की आपने बात की है शामी साहब, बीबी तक एक किरदार बड़ा अहम है और वो किरदार है अली अमीन गंडापुर साहब का। माजी में भी उस किरदार पर जो है वो उंगलियां उठाई गई हैं, शकूक व शुबात की नज़र से देखा गया है। और अब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो भी खबर दे रहे हैं उन्हीं को, यानी कि उन्हीं के हवाले से, कि जी बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, बातचीत के लिए मामलात जो हैं वो अभी भी ऑप्शन जो है वो खुली रखी गई है। आपको लगता है शामी साहब कि 24 नवंबर से पहले कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, कोई कहीं पे मामला तय पा सकते हैं और ये इजलास जो है वो मौखर हो जाए? आपको लगता है ऐसा होगा या नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ से जो है वो सख्तियाँ ही हैं? देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने तो अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। वो तो किसी कीमत पर भी उन खोलने को तैयार नहीं है, बल्कि ताला भी लगा दिया है। तो अभी तो आप देखें कि जो भी खबरें छप रही हैं, अभी जो गार्डियन की स्टोरी थी उसमें भी यही बात कही गई। और एक बड़ा बुनियादी और असूली मौक़िफ़ है कि जो सियासी मामलात हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट को दखल नहीं देना। अब वो हुकूमत के और सियासी जमातों के दरमियान है। अगर खान साहब हुकूमत से रब्ता करें या हुकूमत उनसे रब्ता करे तो बातचीत हो सकती है। यानी बुनियादी फ़रीक ये दो हैं। अगर वो हुकूमत को नज़रअंदाज करके या उसको पसे पुश डाल के ये चाहें कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। और जो मौजूदा क़यादत है वो किसी कीमत पे ऐसा नहीं करेगी। इसलिए मुनासिब बात यही है कि सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के साथ बैठें, और अगर हुकूमत जो है वो भी इस रास्ते में आगे बढ़े तो उसकी भी तारीफ़ की जाएगी, और अगर खान साहब इस रास्ते में आगे बढ़ें तो उनकी भी तारीफ़ की जाएगी। अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है और मुज़ाकरात नहीं होंगे और किसी गैर सियासी फरीक के साथ खान साहब के मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। ये बात आप समझे पत्थर पे लकीर है। आज भी वही है जो कल थी और कल भी वही होगी जो आज है। ठीक, शामी साहब, एपेक्स कमेटी का इजलास होना था जिसमें शायद आमना सामना हो जाता और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बैठ जाते यानी शहबाज शरीफ साहब के सामने, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब की तबीयत बताया गया कि ख़राब हुई है तो वो इजलास मौखर हुआ है। अब कल गालिबन उन्होंने कराची जाना है, कराची में ज़ाहिर है वो उनकी आइडियाज़ का उन्होंने इफ्तिताह करना है, नुमाइश का। देखते हैं ये दोबारा इजलास कब होता है। लेकिन CM KP जो है सर वो एक ख़त जो है वो लिखते हैं शहबाज शरीफ साहब को, जिसमें वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए बात करते हैं। तो यानी एक तरफ वो सूबे पर धावा बोलने की तैयारी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूबों और विफाक में हम आहंगी पैदा करने के लिए ख़त भी लिख रहे हैं। देखिए, वो तो मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है उसमें उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके वाजिबात हैं, और उन्होंने अपना जो NFC में हिस्सा है वो उनका कहना ये है कि उन्हें पूरा मिला नहीं है। जो बिजली की रॉयल्टी है, दूसरी चीज़ें, तो उसमें तो वो उनका हक़ है ना कि वो अपने इजलास तलब करें और अपने जो इश्यूज़ हैं उनके सामने रखें। मगर मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ साहब की बीमारी है वो मुझे कोई सियासी बीमारी मालूम होती है। क्योंकि कल तो वो कराची जा रहे हैं जी। आज उन्होंने जो उनकी बीमारी जो है उससे इजलास मुलतवी हो गया, तो वो समझते होंगे कि भाई इसमें कोई ना ही सामना हो और ना ही कोई बातचीत हो तो बेहतर है। तो बहरहाल अब ये तो अमीन गंडापुर साहब का काम है कि वो अगर उनके पास मामलात को आगे बढ़ाने का इख्तियार आ गया है तो वो आग ना लगाएं, पानी छिड़कें। वो जितनी आग लगाएंगे उसमें ख़ुद भी जलेंगे और दूसरों को भी जलाने की कोशिश करेंगे। दूसरे कितना जलते हैं या नहीं जलते हैं इस बारे में तो दो राय हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं। हमने वीपीएन का जो है वो जिक्र करना है कि वीपीएन की जो बंदिश है उससे क्या इस वक्त इंडस्ट्री को और कौन सी इंडस्ट्री को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इससे पहले कि ज़रा वीपीएन के मसले पे बात करें, मैं शामी साहब से एक अहम जो एक ख़बर आई उसकी ज़रा डिटेल पे ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। शामी साहब, सर ये ख़बर आई कि जी हसन नवाज साहब जो हैं वो यूके में दिवालिया हो गए। इसका क्या मतलब क्या है, क्या यानी कि वो इस वक्त ऐसी चीज़ें जो वो नहीं कर सकेंगे दिवालिया होने के बाद? देखिए, उसकी तफसीलात तो मेरे इल्म में नहीं आ सकी। मैंने वहाँ पास हमारे जो अखबार नवीस हैं लंदन में उनको फ़ोन करके मालूम करने की कोशिश की थी। वो भी अभी तक उनसे आगाह नहीं थे। लेकिन लगता यह है कि वो कोई उनकी वो कंपनी है जो टैक्स अदा नहीं कर सकी या हुकूमत के वाजिबात अदा नहीं कर सकी, तो वो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी। तो वो उन्होंने उससे माजूरी ज़ाहिर कर दी, कंपनी को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि वो जो कंपनी अगर दिवालिया डिक्लेयर हो जाए तो यानी अगर आपके जो वाजिबुल अदा रकूम हैं वो ज़्यादा हों और आपके पास एसेट्स कम हों तो फिर आप दिवालियापन जो है उसकी तरफ जाते हैं। अब वो जो कंपनी है वो क्या कौन सी कंपनी है, क्या रकूम उस पर वाजिबुल अदा थी और किस तरीक़े से यानी क्या कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ हुई है, अभी ये अदालत का हवाले का मामला है और तफसीलात हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन बहरहाल वो कंपनी तो काम नहीं कर सकेगी और वहाँ कुछ पाबंदियाँ उन पर लग जाएंगी, वो कारोबार नहीं कर सकेंगे। अब आया दूसरी कोई कंपनी बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे, ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, हमें वो अभी बताया जा मालूम रहा है नहीं कुछ है। कंपनीज के, तो क्या वो काम जारी रख सकेंगी या नहीं? अब ये जब तक तफसील सामने ना आए इस पर बात नहीं हो सकती। कल तक मेरा ख्याल कोई तफसीलात सामने आएंगी तो तभी इस पर कोई बात की जा सकेगी। फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि एक अफसोसनाक ख़बर है, कोई इस पर इजहार मसरत नहीं किया जा सकता। जाहिर है उनका जो कारोबार है उसको धचका लगा है और उनके पास वाजिबुल अदा रकम ज़्यादा है और जो अदा उनके पास अपने वसाइल कम हैं। और ये जो कंपनी उनकी जो डिक्लेयर किया है उन्होंने, अब दूसरी कंपनी अगर कोई है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, मेरा ख्याल कल इस पर ज़्यादा तफसील से बात कर सकेंगे हम। सही है। आज बस इतना ही मेरा ख्याल मुनासिब है। आज तो अब ये है ना, आज तो ज़रा कुछ समोग का मामला भी बेहतर हुआ है जी सर, आज हमारे जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उन्होंने कुछ तारीफ भी की है पंजाब हुकूमत की। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी कहा है कि कोई दाद वसूल की है और कि हवाओं का रुख जो है बदल गया है। तो दिल्ली में तो स्मोक बढ़ गई है लेकिन लाहौर में कम हुई है। और बहरहाल अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से इस पर काबू पाया जा सके। तो हुकूमत को देर पा इक़दाम भी करने होंगे और अभी तो यानी ये स्कूल्स भी खोलने का ऐलान कर दिया गया शामी साहब, जो 24 तक इजाज़त से बंद रहेंगे वो भी अर्ली खुल जाएंगे स्कूल्स। बहरहाल तो हुकूमत को जब हम हर अगर मनफी बात पर हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो अगर ये जो तब्दीली आई है इसमें हुकूमत को भी चलिए कह देते हैं कि तो शाबाश अच्छा काम किया होगा, उसका ये नतीजा निकला है। तो अगर हुकूमत चाहती है कि उसको दाद दी जाए और मरियम औरंगज़ेब भी ये मुतालबा कर रही हैं तो चलिए दे देते हैं दाद। अल्लाह करे कि अब ये हम इससे ज़रा मुस्तकिल तौर पर हमारी कोई निजात हो जाए और इस पर कल परसों इजाफा ना हो। और हवाओं का रुख बदला है अगर तो बदला रहे। अब मरियम औरंगज़ेब ने बदला है तब भी दुरुस्त है और हमारी मरियम बीबी ने बदला है तो तब भी दुरुस्त है। अगर खुद ब खुद बदल गया है ना शामी साहब, वो ये कि जैसे ही जो कदम रखे वापस मरियम बीबी ने और नवाज शरीफ साहब ने, स्मोक का खात्मा हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब वो कदम यहीं जमाए रखें ताकि हमारी स्मोक ख़त्म रहे। अच्छा, अब एक बात तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जो हैं भाई खालिद अहमद साहब बहुत
बड़े अखबार नवीस थे, वो इंतकाल कर गए 80 साल की उम्र में। और उन्होंने आप वो फॉरेन ऑफिस में भी रहे, फॉरेन सर्विस में भी रहे, और उसके बाद उन्होंने सहाफ़त से अपना नाता जोड़ा। कई अखबारात के जो इदारती शोबे से मुंसलिक रहे, बहुत अच्छे कालम निगार थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े आलिम थे। उनसे हमारी सफ़ों में बहुत संजीदा और बहुत बाइल्म शख्स थे, बावकार शख्स थे। उनके ख्यालात से इख्तलाफ किया जा सकता था, लेकिन उनके किरदार से, उनके वक़ार से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता था। और वो अभी शायद न्यूज़ वीक जो यहाँ से शाया होता है उसके शोबा अदालत में शामिल थे, डेली टाइम्स के शोबा अदालत में शामिल रहे। तो बहरहाल एक बड़ी तवील उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। बहुत ही पढ़े लिखे और दानिश्वर थे। ऐसे लोग हमारी सफ़ों में बहुत कम हैं। अब तो माशाअल्लाह अब तो शोर गोगा जो है उसकी अहमियत ज़्यादा है। सोचने समझने वाले जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। बहरहाल उनका जो खला है वो शायद आसानी से पूरा ना हो सके। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे सर। और इसी दौरान में हमें VPN पर जी सर बिल्कुल वो VPN का मसला जो है उस पर सर ये कि शरई है गैर शरई है, इस पर हम देख रहे थे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से फतवा आ गया, फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने भी कह दिया। वो फतवा तो रखे ना एक तरफ, वो तो हमारे जो डॉक्टर राग़िब नईमी साहब हैं, उन्होंने वो अदालत में एक मुकदमा चल रहा था, पुराना एक किस्सा है 1 साल 1.5 साल का, उसकी कार्रवाई के हवाले से कुछ अदारे ख्याल कर दिया, मगर वो तो जाहिर है कि उसको तो रखें एक तरफ। अब सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, पाशा के चेयरमैन है, पाक हाउस एसोसिएशन, उसके चेयरमैन हैं सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम आपको करते हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका। जी शामी साहब। सज्जाद साहब जी सर। सज्जाद साहब ये बताइए पहले तो कि अब तो PTA ने तो ऐलान किया है कि VPN को रजिस्टर कराएं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, तो इसका मतलब फिर आपका तो मसला हल हो गया? नहीं सर, बिल्कुल मसला हल नहीं हुआ। ये रजिस्ट्रेशन और ये जिस तरीके जो पॉलिसी है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए ज़हर कातिल से कम नहीं है सर। जो ये प्रोसेस है इसके तहत इस वक्त तक अगर हम देखें तो अगर 1 घंटा भी VPN में डिसरप्शन आती है तो तकरीबन $1 मिलियन का हर मेजर कंपनी तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन का लॉस होता है उन्हें। अच्छा। बिकॉज बहुत सारी पेनल्टीज़ होती हैं। तो ये वाला जो तरीका है कि जी इस तरीके से हम ये बताएं जी कि VPN की ज़रूरत क्या है? हम इंटरनेट को बराह रास्त इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? उस पर क्यों कदगन लगा दिया है हुकूमत ने? क्या खतरात हैं, खदशात हैं हुकूमत को? सर वो खदशात तो खैर हुकूमत ही जाने। हमें जो बताया गया था कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, पर VPN चाहिए इसलिए होता है अगर इंटरनेट खुला भी हो तो जब कंपनियां इस्तेमाल करती हैं सर, तो हमें VPN चाहिए होता है क्योंकि हमारे क्लाइंट रिक्वायर करते हैं कि उनका डेटा उनके और हमारा और हम दोनों के दरमियान में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कि उनके और हमारे अलावा वो डेटा कोई ना दे सके। अच्छा। देख सकते। और ये हर मेजर कंपनी की ये रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी अगर किसी कंपनी को भी लगे कि कोई तीसरी नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बॉडी उस डेटा को देख रही है या हमसे ये रिक्वायर करे कि हम ये बताएंगे कि उनके IP एड्रेसेस कौन से हैं, तो वो हमसे बिजनेस ही नहीं करेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। एंड इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी जो कंपनीज़ हैं जो बाहर लार्ज कंपनीज़ को सर्विस कर रही हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वुड बी सीवियरली इम्पैक्टेड। जी शामी साहब, इस वक्त कितने लोग वाबस्ता होंगे इस इंडस्ट्री से? IT सर कितने कारकुन आप? जी लाखों में हैं सर, लाखों में हैं। IT इंडस्ट्री इस वक्त यूथ की पाकिस्तान में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है सर। हमारे कई लाखों में ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल इसमें हैं जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो किसी कंपनी से वाबस्ता नहीं है और छोटे छोटे लोग टेक्नोलॉजी की सर्विसेज देते हैं। वो तकरीबन 2.3 मिलियन के करीब हैं, तकरीबन 23 लाख के करीब वो लोग हैं। तो अगर हम देखें तो तकरीबन 30 से 40 घराने इस इंडस्ट्री के डिपेंड करते हैं जी इस इंटरनेट के ऊपर। अच्छा। और इंटरनेट वाहिद तरीका है जिससे इनको रोजगार मिलता है। तो टैक्स भी सबसे ज़्यादा। अच्छा, IT इंडस्ट्री सर। और कितना जी कितना फॉरेन एक्सचेंज हम कमा रहे होंगे इससे? सर इस वक्त जो हमारी कंपनीज हैं खाली पाशा की मेंबर्स, वो तकरीबन $3 अरब एनुअली कर रहे हैं। हम लोग तकरीबन 40% के लिहाज से ग्रो कर रहे हैं।
और हम उस टारगेट पे हैं कि तकरीबन अगर हमें रोका ना जाए और हमारे रास्ते में ये रुकावटें ना हो तो हम 5 साल में $15 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकते हैं। सेकंड, प्रोबेबली टेक्सटाइल के बाद हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर होंगे सर। हमारा और मज़े की बात ये है वीपीएन, जी सर मज़े की रजिस्ट्रेशन जो है जी गोया ये कारोबार को बिल्कुल यानी तितर बितर कर देगी। एब्सोल्युटली सर। अभी भी हमें प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमारी सर्विस डिलीवरी स्लो हो गई है। रास्ता आ गया ना। आप ये समझ लें सर कि अगर आपने 6 लेन की मोटरवे बनाई है और उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है तो बॉटलनेक बन गया, तो हमारी उसकी वजह से हमारी स्लो हो जाती है इंटरनेट। सो जो हमारे कॉल सेंटर के कारोबार वाले हैं या जो बाकी कंपनीज डिलीवर करती हैं, वो अगर पहले वो 1 सेकंड में कोई काम करती थी तो अभी 1 मिनट में करेंगी। फिर वो स्पीड का भी इशू है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बड़ा इशू ये है कि अब उस डेटा को हमारे और कस्टमर के अलावा कोई तीसरी ताकत भी देख रही है, जो एक बहुत मेजर इशू है हमारे कस्टमर्स के लिए। अच्छा, डेटा प्राइवेसी का मसला, डेटा प्राइवेसी का भी इशू है। मगर ये बताएं कि ये जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, जो इसमें तौहीन अमेज मवाद आ रहा है, जो हमारी सलामती के लिए जो ख़तरा हो सकता है, उस तरह का मवाद आ रहा है, उसको हम किस तरीके से किस तरीके से हम फेस कर सकते हैं, उस चैलेंज को या रोक सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जी कि सर, बैठ के कोई हल तलाश किया जाए, फायरवॉल वगैरह? जी सर, एब्सोल्युटली ये नेशनल सिक्योरिटी, तो हम सब पाकिस्तानी हैं, नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट है हमारे लिए। हमने ये दरख्वास्त की है कि इसके बहुत सारे तरीके हैं जो सारी दुनिया में अप्लाई हो रहे हैं। वीपीएन वाइट लिस्ट कराने वाला तरीका प्रॉबेबली सबसे सब ऑप्टिमल है। इसका बेहतरीन तरीका ये कि आपके वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हों, अच्छा, जो पाकिस्तानी वीपीएन्स हों, पाकिस्तान के अंदर हों। हर वो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपको फ़ोन की सर्विस प्रोविज़न होती है या फ़ोन पे इंटरनेट की होती है, इस तरह वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स की एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट हो जाती है और वो आपको वीपीएन देगी और वो वीपीएन सारा डेटा जो गवर्नमेंट को चाहिए उनको दे देंगे और वो सारी चीज़ें लॉगिंग भी कर लेंगे और वो सारा कुछ कंट्रोल भी कर लेंगे। अच्छा, सो ये चीज़ ऑलरेडी सारी दुनिया में हो भी रही है और इसी रास्ते पे हमें जाना चाहिए। तो आपसे कोई तजवीज़ वगैरह नहीं ली, कोई मीटिंग नहीं हुई? यानी जो हुकूमत ने कोई आपसे रब्ता किया? सर हमारी एक मीटिंग हुई थी। आपसे कोई रब्ता किया, कोई बातचीत की? जी सर, हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन अभी भी हुई हैं, थोड़ा देर पहले भी, और हमारी पहले भी, इसके आने से पहले भी हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसपे हमने ये कहा था कि हमारी इंडस्ट्री से आप एक दफ़ा समझ लें, हम आपको पॉलिसी, और अभी भी हमारी ये ऑफ़र ओपन है कि हम आपको पॉलिसी बनाने में भी मदद देंगे और हम आपको इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में भी आपके साथ हैं। फिर हमें जो नेशनल सिक्योरिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, हम टोटल सपोर्ट करते हैं उसको। देयर इज 100% सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आप एक दफ़ा हमसे मिलिए, हमसे बात कीजिए, हम प्रोफेशनल हैं, हम आपको आईटी को जानते हैं, पूरी दुनिया में हम आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम हुकूमत के साथ मिल बैठ के इसका हल फौरन निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा हल निकाल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, लास्ट मिनट। नहीं, बड़ी देखिए, ये तो अरबों डॉलर जो है उसकी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है, लाखों अफराद का रोज़गार इससे वाबस्ता है। अगर इस इंडस्ट्री को आप इस तरीके से बर्बाद कर दें, इस पर कदगने लगाएं और सारा मामला चौपट कर दें, तो फिर तो हम हाथ मालते रह जाएंगे। बिल्कुल सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। तो फिर बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।